अगर मैं आपसे पूछूं कि विदेशी पैसा कमाने के मामले में भारत का नंबर 1 कृषि उत्पाद कौन सा है, तो मुमकिन है आपका दिमाग तुरंत बासमती चावल या मसालों की तरफ भागे। लेकिन असल जवाब है भैंस का मांस यानी बफेलो मीट, जिसे कैरा बीफ कहते हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक $5 बिलियन यानी करीब 47,000 करोड़ रुपए की जीती जागती स्टोरी है। इंडियन एक्सप्रेस के नेशनल रूरल अफेयर्स एडिटर हरीश दामोदरन की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल मार्च 2025-26 में भारत का बफेलो मीट निर्यात छप्पर फाड़ते हुए 25.6% उछल गया है और 47,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। इस वीडियो में हम इसी 47,000 करोड़ रुपए की स्टोरी पर विस्तार से बात करेंगे, समझेंगे कि कैसे भारत का कैरा बीफ दुनिया भर में ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे दिग्गजों को पानी पिला रहा है, कैसे ये गोश्त आपके घर में आने वाले दूध, घी और पनीर की इकॉनमी को ताकत दे रहा है, और आखिर में ये भी बताएंगे कि कैसे सिस्टम के निचले स्तर की लाल फीताशाही इस उड़ते हुए घोड़े की टांग खींचने में लगी है। नमस्कार, मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। सबसे पहले इस बिजनेस का अर्थशास्त्र समझिए। बात सिर्फ ज्यादा माल भरकर जहाजों में लादने की नहीं है, असली खेल है हर किलो पर ज्यादा पैसे कमाने का। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2014-15 में भारत 14.8 लाख टन मांस बेचता था। तब एक टन की कीमत औसतन $3,240 मिलती थी। फिर बीच के सालों में मंदी का दौर आया, कीमत गिरकर 2,700 से $3,000 पर आ गई। माल भी कम बिका, लेकिन 2024-25 से गेम पलट गया, कीमत फिर से $3,236 प्रति टन हुई। 2025-26 में ये $3,591 पहुंची और अब इस चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-जून 2026 में तो हमने $4,392 प्रति टन के भाव पर मांस बेचा है। ये जो हर टन पर $1,000 से ज़्यादा का मुनाफा बढ़ा है, ये यूं ही नहीं आया। वाणिज्य मंत्रालय के एक अफसर के मुताबिक ये उछाल बताता है कि दुनिया को हमारे बफेलो मीट की क्वालिटी पर भरोसा हो गया है। सरकार का सीधा रूल है, एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एपिडा से रजिस्टर्ड प्लांट से ही होगा। एपिडा माने एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक सरकारी संस्था। भारत में इस वक्त 83 बड़े इंटीग्रेटेड प्लांट हैं जो रोज 500 से 2,000 जानवरों को प्रोसेस कर सकते हैं। 5 स्टैंड अलोन बूचड़ खाने और 10 मीट प्रोसेसिंग प्लांट अलग से हैं। इन सब पर एपिडा की अचानक होने वाली चेकिंग और कड़े नियम लागू होते हैं, कोई कोताही नहीं। इस कड़ाई का ही नतीजा है कि भारतीय भैंस का मांस, जिसे दुनिया कैरा बीफ कहती है, अब ग्लोबल मार्केट में नंबर 2 का सस्ता माल नहीं रहा। ऑल इंडिया बफेलो एंड शीप मीट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सचिव फौजान अलवी बड़ी बेबाकी से दावा करते हैं। उनके मुताबिक एक वक्त था जब ब्राजील का बीफ $5,000 प्रति टन बिकता था और भारत का माल $3,000 पर अटका रहता था। आज भारत ने उस गैप को पाट दिया है। अब ये अंतर घटकर केवल $500 से $700 का रह गया है। दुनिया में भारत अब तीसरा सबसे बड़ा बोवाइन मीट एक्सपोर्टर है। अमेरिका के कृषि मंत्रालय का डेटा बताता है कि 2026 में ब्राजील 42.8 लाख टन और ऑस्ट्रेलिया 21.6 लाख टन बेचेगा। उनके ठीक पीछे 17 लाख टन के साथ भारत खड़ा है और इस 47,000 करोड़ के साम्राज्य को चलाने वाले 3 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं मुंबई की अल्ला नान्स, अबू धाबी स्थित लुलु ग्रुप की फेयर एक्सपोर्ट्स इंडिया और आगरा की HMA एग्रो इंडस्ट्रीज। और ये कंपनियां अब एक नई स्ट्रैटेजी पर काम कर रही हैं। पहले भारत से निर्यात हुआ मांस 20-30 किलो के बड़े फ्रोजन ब्लॉक्स में जाता था। अब ये कंपनियां इसे सीधे सुपरमार्केट के शेल्फ पर बिकने वाले 1 किलो के कंज्यूमर पैक में बदल रही हैं। बर्गर की पैटीज, सॉसेज, नगेट्स और रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स में भारतीय कैरा बीफ का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। निर्यात को और रफ्तार देने के लिए एपिडा ने एक और मास्टर स्ट्रोक चला है। अब हर
टन फ्रोजन और चिल्ड मांस के निर्यात पर 250 रुपए का लेवी लगाया जा रहा है। ये पैसा मीट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड में जा रहा है, ठीक वैसा ही फंड जैसा 2008 में बासमती चावल के लिए बना था। इस पैसे से दुनिया भर में ट्रेड फेयर लगाए जाएंगे और नए बाजार खोले जाएंगे और नए बाजार खोजे भी जा रहे हैं। जरा एक्सपोर्ट के नए ठिकानों पर नजर डालिए। 2014-15 में भारतीय कैराबीफ का 45% हिस्सा सिर्फ एक देश यानी वियतनाम जाता था, लेकिन वो थाली अब बहुत बड़ी हो गई है। 2025-26 आते आते 10 देशों ने $100 मिलियन से ज्यादा का मांस खरीदा है। वियतनाम $933.9 मिलियन, मिस्र $725 मिलियन, मलेशिया $654.1 मिलियन और सऊदी अरब और यूएई भी लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। और नए बाजार उज़्बेकिस्तान, रूस, जॉर्जिया, ओमान और सेनेगल जैसे देशों ने भी भारतीय मांस के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह खोल दिए हैं। उज़्बेकिस्तान तो एकदम नया बाजार है जिसने $307 मिलियन का माल उठाया है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये नहीं है कि हम डॉलर कमा रहे हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये मांस उद्योग भारत के डेयरी सेक्टर की सबसे बड़ी लाइफलाइन बन चुका है। कैसे? इसे बड़े ध्यान से समझिए। भारत में गाय के मांस के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से बैन है। जो बफेलो मीट बाहर जाता है वो उन भैंसों का होता है जिनकी उम्र 8-9 साल हो चुकी है, जो 5 बार से ज़्यादा ब्याह चुकी हैं और अब दूध देना बंद कर चुकी हैं, या फिर वो प्रजनन के लायक नहीं हैं, या उनके थन खराब हो गए हैं, या फिर वो नर हैं। एक आम किसान के लिए दूध ना देने वाली भैंस को खूंटे पर बांधकर खिलाना पिलाना आर्थिक रूप से नुकसानदेह हो सकता है। उसका चारा, उसका पानी और उस पर लगने वाली मेहनत उस भैंस के हिस्से से कटती है जो आज दूध दे रही है। ब्राजील, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में जानवर मांस के लिए पाले जाते हैं। वहाँ गोश्त के जानवर और दूध के जानवर के बीच चारे और पानी की लड़ाई होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ डेयरी और मांस उद्योग एक दूसरे के कट्टर दुश्मन नहीं बल्कि मजबूत पूरक हैं। भारत की 11 करोड़ भैंसों की आबादी में से हर साल करीब 1.5 करोड़ भैंसों को मीट प्लांट भेजा जाता है। कमर्शियल डेयरी में इसे हर्ड टर्नओवर रेशियो कहते हैं, जो 25-30% होना ही चाहिए। अब इसका गणित देखिए। एक 400 किलो की भैंस से करीब 125 किलो मांस, हड्डियां और बाकी चीजें मिलती हैं। बोनलेस मांस करीब 100 किलो होता है। यूपी में आज के दिन मीट प्लांट किसान को 300 से 320 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पैसे देते हैं। यानी एक पुरानी भैंस के लिए किसान को 57,000 से लेकर 60,000 रुपए तक मिल जाते हैं। दूसरी तरफ एक नई पहली बार दूध देने वाली 4 साल की भैंस जो साल का 2000 लीटर दूध दे सके करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए की आती है। मैथ साफ है। पुरानी भैंस बेचकर किसान अपनी नई भैंस का कम से कम 1/3 खर्च निकाल लेता है। अगर ये मीट प्लांट ना हो तो किसान के लिए पुरानी भैंस पालना और नई भैंस खरीदना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। उसका डेयरी का धंधा वही दम तोड़ देगा। और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब देश में फुल फैट दूध की डिमांड छप्पर फाड़ रही है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोढी बताते हैं कि नॉर्मल टोन्ड दूध के मुकाबले हाई फैट दूध की मांग दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। घी, मलाई, पनीर, आइसक्रीम और खोए वाली मिठाइयों की भारी मांग है। सरकार ने इन पर GST भी घटा दिया है। मिलावटी घी और नकली खोए पर पड़ रही छापों ने असली माल की डिमांड और बढ़ा दी है। इन सब चीज़ों के लिए हाई फैट दूध चाहिए जो भैंस से ही मिलता है। यूपी में आज डेयरी प्लांट किसानों को 60 रुपए लीटर तक का भाव दे रहे हैं। यानी किसान को दूध बेचकर भी पैसा मिल रहा है और बाद में पुरानी भैंस बेचने से भी एक मुश्त रकम हाथ आ रही है। तो फिर जब सब कुछ इतना शानदार चल रहा है, किसान खुश है, डॉलर आ रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ है? इस $5 बिलियन की सक्सेस स्टोरी में एकमात्र रोड़ा है पॉलिसी का कंफ्यूजन और लाल फीताशाही।
मांस निर्यातक सरकार से कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे, वो सिर्फ पॉलिसी में प्रेडिक्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी यानी स्थिरता मांग रहे हैं। यूपी का उदाहरण लीजिए। इंडस्ट्री के अंदर के लोग बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का कायदा बिल्कुल क्लियर है। दो बातें साफ हैं, गोवंश बिल्कुल नहीं कटेगा और बिना लाइसेंस वाले अवैध बूचड़खाने किसी कीमत पर नहीं चलेंगे। पूरी मीट इंडस्ट्री इस नीति का दिल खोलकर स्वागत करती है, लेकिन असली दिक्कत तब आती है जब निचले स्तर के अधिकारी अपनी मनमर्जी चलाने लगते हैं। वो ऊपर से आए नियमों की अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। इसी लाल फीताशाही और कंफ्यूजन की वजह से यूपी में 5 बड़े प्लांट, अमरोहा का AQ फ्रोजन फूड्स, संभल के अल फलाह ग्लोबल और अल रहमान फ्रोजन, उन्नाव का अल हक फूड्स और बिजनौर का उमर इंटरनेशनल पूरी तरह से एपिडा की गाइडलाइंस मानने के बावजूद बंद पड़े हैं। कुल जमा बात यह है कि ये उद्योग सिर्फ एक कमरा बंद कारखाने का बिजनेस नहीं है, ये सीधे तौर पर देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धमनियों से जुड़ा है। ये देश का खजाना भी भर रहा है, ग्लोबल मार्केट में भारत का रुतबा भी बढ़ा रहा है और सबसे अहम बात, गांव के किसान को अपनी डेयरी चलाने की आर्थिक ताकत भी दे रहा है। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि सिस्टम इसे लाल फीताशाही की नज़र से ना देखे और एक पारदर्शी माहौल दे। बाकी आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। धन्यवाद।